नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है भारत के भूगोल की सीरीज में टॉपिक नंबर 3, वो है टाइप्स ऑफ विंड, पवनों के प्रकार। भूगोल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है टाइप्स ऑफ विंड, और हर एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से श्योर रहता है। उसमें भी परमानेंट विंड और लोकल विंड, यानी स्थायी पवने और अस्थायी पवने। इस टॉपिक को डिटेल करने वाले हम लोग, और मैप या डायग्राम्स का भी सहारा लेंगे। चलिए चलते हैं पवन के प्रकार। सबसे पहले पवन के दो प्रकार देखने को मिले हैं। एक तो स्थायी पवन है, परमानेंट, जो जहां हमेशा बहती है वहीं बहती है। परमानेंट यानी भूमध्य रेखा के इक्वेटर के आसपास बहती है तो परमानेंटली उनकी कंडीशन वहीं पर देखी जाती है। दूसरा है अस्थायी पवन है। अस्थायी पवन है लोकल विंड। ये क्षेत्र विशेष के नाम से इनका नाम लोकल विंड रखा गया है। तो हम एक एक करके पहले परमानेंट विंड पढ़ेंगे, तब लोकल विंड पर आएंगे। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लोकल विंड का टॉपिक है, और इस तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा हमें पवनों का डिटेल पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले स्थायी पवन यानी परमानेंट विंड क्या होते हैं। परमानेंट विंड जैसे हम कहते हैं कि भूमध्य रेखा के आसपास ये 0 डिग्री है, इक्वेटर कहते हैं हम इसको। इक्वेटर के आसपास जो हमेशा परमानेंटली चलते हैं, ये पवन इक्वेटर की ओर हमेशा भूमध्य रेखा के करीब हमेशा चलते हैं, परमानेंट हैं, तो इन्हें व्यापारिक पवन कहते हैं लोग। इसी टाइप से और परमानेंट विंड के जो टाइप हैं उसके अकॉर्डिंग हम देखने वाले हैं। तो स्थायी पवन कितने प्रकार की हैं, तो ये 2 स्थायी पवन या परमानेंट विंड 3 प्रकार की होती हैं। उसमें सबसे पहले व्यापारिक विंड यानी ट्रेड विंड कहते हैं। प्राचीन काल में इनके सहारे व्यापार किया जाता था या व्यापार करने के काम आती थी, इसलिए इनका नाम ट्रेड विंड रखा गया या व्यापारिक पवन रखा गया। दूसरा है पछुआ पवन है, वेस्टर्न विंड या वेस्टर्लीज कहा जाता है। वेस्टर्न पश्चिम से आती है, इस वजह से पछुआ पवन। और दूसरा है पोलर विंड, ध्रुवी पवन है, ध्रुवों पर चलने की वजह से इनका नाम पोलर विंड है। चलिए इस डायग्राम की मदद से कहाँ पर ये विंड अधिकतर देखी जाती हैं। तो ये जो डायग्राम हमारे पास रखा हुआ है 3 पवनों के 3 प्रकार का, तो इस पर एक नज़र मारते हैं पहले। ये देखिए यहाँ पर जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें पोलर, ये जो सेकंड डायग्राम है, एक बार इस पर नजर मारते हैं। ये जो सेकंड डायग्राम होगा, इसमें अगर ध्यान से देखेंगे हम, तो जो ये 0 डिग्री है जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा के आसपास दोनों गोलार्धों में नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर से आने वाली पवनों को कहा जाता है। ये देखिए ये व्यापारिक पवन है। ये नॉर्थ से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड होगी। फिर ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आ रही है, भूमध्य रेखा की तरफ है। दूसरा ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड साउथ ईस्ट की तरफ से आ रही है, ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, ये व्यापारिक पवन है। तो अगर ट्रेड विंड या व्यापारिक पवन की डेफिनेशन हमें चाहिए तो हम ये कहेंगे कि भूमध्य रेखा या इक्वेटर या विषुवत रेखा के समीप दोनों गोलार्धों से आने वाली स्थायी पवन व्यापारिक पवन है। और पहले के लोग प्राचीन काल में इस पवन के सहारे भूमध्य रेखा के आसपास या भूमध्य रेखा के समीपवर्ती स्थान पर व्यापार संभव था। इस वजह से, क्योंकि इंजन की खोज नहीं हुई थी, तो हमें व्यापार करने के लिए हवाओं की आवश्यकता थी, तो व्यापारिक पवन व्यापार करने में आवश्यक थी, तो इसलिए लोगों ने इसका नाम व्यापारिक पवन रख दिया। तो व्यापारिक पवन भूमध्य रेखा के समीप दोनों गोलार्धों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं और हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर आते हैं, ईस्ट टू वेस्ट इनकी जो डायरेक्शन होती है। और इसलिए हर महाद्वीप का पूर्वी भाग उपजाऊ है, मैदानी है, और वहां जल की कमी नहीं है, वहां पर मैदान पाए जाते हैं। जबकि पश्चिमी भाग पर आते आते व्यापारिक पवनों का प्रभाव कम हो जाता है। इसी कारण हर महाद्वीप का पश्चिमी भाग रेगिस्तान है, मरुस्थल है। एक कारण आ रहा है कि क्यों होता है ऐसा प्राय। तो व्यापारिक पवन तो ये थी, ये ट्रेड विंड है। देखिए व्यापारिक पवन 3 प्रकार की व्यापारिक पवन है। तो व्यापारिक पवन 0 डिग्री के सबसे करीब है कुल मिला के, और दोनों तरफ से आ रही, तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। अच्छा, इनके विपरीत दिशा में जाने वाली, यहाँ देखिए ये वाले, ये इसके विपरीत दिशा में जाने वाली जो पवन है ना, इन्हें कहते हैं पछुआ, वेस्टर्लीज या पछुआ पवन। ये भी यहाँ भी पछुआ होगी दोनों डायरेक्शन में, साउथ हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में। ये पछुआ है। उत्तरी गोलार्ध में बहने वाली पछुआ पवन हमेशा पश्चिम से पूरब की ओर चलती है। ये हमेशा पश्चिम से पूरब की ओर चलती है, इसलिए इनका नाम पछुआ पड़ा है।
और उच्च अक्षांशों में चलती हैं, स्पीड ज़्यादा होती है, पश्चिम से पूरब की ओर चलती हैं, इसलिए हर महाद्वीप के पश्चिमी भागों पर मरुस्थल डेजर्ट पाए जाते हैं और पूर्वी भाग उपजाऊ होते हैं। तो पछुआ पवन देखो व्यापारिक पवन के बाद बहती है कुल मिला के। अच्छा, फिर था पोलर विंड, ध्रुवी पवन। और जब पोलर विंड देखोगे ना, आपको एक और विंड यहाँ पर दिखाई देगी। ये देखिए नॉर्थ पोल है ऊपर, नॉर्थ पोल से इधर की तरफ ये पोलर विंड है, और यहाँ भी आपको दिखाई देगी साउथ में, साउथ पोल में भी। साउथ पोल में ऐसे, यानी जैसे व्यापारिक पवन की डायरेक्शन थी वैसे ही इनकी भी है। तो ये है पोलर विंड यानी ध्रुवी पवन, ध्रुवी, या फिर इधर इसे आप लिखते हैं ध्रुवी पवन, ध्रुवीय पवन है। तो ध्रुवी पवन थी और यहां पर पछुआ थी, वेस्टर्लीज थी, और ये व्यापारिक थी। तो ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और पोलर विंड, तीन, यही इनका क्रम भी है। देखिए व्यापारिक पवन भूमध्य रेखा पर मिलती है या एक दूसरे के करीब आती है, जबकि पछुआ पवन की दिशा पश्चिम से पूरब की ओर होती है और ये उच्च अक्षांशों पर पाई जाती हैं। और फिर ध्रुवी पवन ध्रुवों में पाई जाती हैं, ठंडी होती हैं, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर इनकी डायरेक्शन होती है, मतलब उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर आती है। तो इस प्रकार इस डायग्राम के माध्यम से हमने तीन व्यापारिक पवनों को पढ़ा था, और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेगा हम लोग कवर करेंगे। और जब ये व्यापारिक पवन आपस में मिल जाती है ना, भूगोल की परिभाषा में अगर देखा जाए तो जब व्यापारिक पवन आपस में मिल जाती है, देखिए मैंने कहा था ये व्यापारिक पवन है, जब ये व्यापारिक पवन भूमध्य रेखा से ऊपर उठती है, क्योंकि वहां पर भूमध्य इक्वेटर पर क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, तापमान ज्यादा होता है, तो प्रेशर कम होता है, दाब कम होता है। तो दाब कम होने की वजह से ये व्यापारिक पवन ऊपर उठ जाती है और फिर एक सर्कल बनाती है। देखो यहां से आई, एक सर्कल बनाया, ये फिर बैठ जाती है। तो सबसे पहले व्यापारिक पवनों की क्या विशेषता है, व्यापारिक पवन हमेशा पूरब से पश्चिम की ओर आती है, एक। दूसरा, ये अधिकतर चलती कहां है, तो भूमध्य यानी इक्वेटर के आसपास चलती हैं, दो। तीसरा, इनका जो ये सेल पूरा करती है, जैसे यहां भूमध्य रेखा से ऊपर उठी व्यापारिक पवन और फिर उच्च अक्षांश पर जाने पर ठंडी हो जाती है तो बैठ जाती है, तो ऊपर उठी फिर ठंडी हुई बैठ गई, ये देखिए एक सर्कल पूरा हुआ। इसे हेडली सेल कहते हैं, हेडली सेल, हेडली सेल या हिंदी में हेडली कोष, हेडली ने इसके बारे में बताया था, इस वजह से हेडली सेल कहते हैं। तो हेडली सेल कहां बनेगा, व्यापारिक पवन के करीब बनेगा। अच्छा, फेरल सेल, ये देखिए फेरल सेल या फेरल कहते हैं हम इसे। फेरल का नियम भी है कि उत्तरी गोलार्ध में कोई भी पवन अपने राइट हैंड साइड में और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट हैंड साइड में मूव करती है या मुड़ जाती है। तो फेरल सेल में क्या होता है, तो भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ है, कर्क और मकर की बहुत बात है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर क्या होता है कि जो फेरल सेल बनती है, तो कहां बनती है अगर पूछे तो आप कहेंगे कर्क मकर से आर्कटिक और अंटार्कटिक के बीच, यहां भी बनेगी। देखो फेरल सेल, फेरल सेल की कुछ अलग कंडीशन है। हेडली सेल की कंडीशन थी कि व्यापारिक पवन की वजह से बनती है, व्यापारिक पवन भूमध्य रेखा पर उच्च तापमान की वजह से दाब निम्न हो जाता है तो ऊपर उठ जाती है और फिर बैठ जाती है। लेकिन फेरल सेल का ये नियम नहीं है। फेरल सेल में आप देखोगे तो ये व्यापारिक पवन है, ये देखो रेड कलर में, और वापस आती है। इनका सेल उल्टा है, इसका सेल तो ऐसे था इधर की ओर एरो, लेकिन इसका सेल उल्टा है, ऐसे इधर की ओर एरो। ऐसे सेम पोलर सेल, जो पोलर विंड बनाती है तो पोलर सेल बनाएंगे, या पोलर विंड पोलर सेल बनाती है। तो ध्रुव में तापमान कम होता है तो पहले हवा नीचे की ओर फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ जाती है। तो ये तीन सेल बनते हैं कुल मिला के। अगर इनका सीक्वेंस पूछे तो व्यापारिक पवन की मदद से हेडली सेल, और वेस्टर्लीज की वजह से फेरल सेल, और पोलर विंड की वजह से पोलर सेल। तो हवाएं हमेशा निम्न दाब से उच्च दाब, यानी या फिर लो प्रेशर यहां पर होगा तो इधर हाई प्रेशर होगा, तो हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी। कहीं पर भी हाई प्रेशर होगा तो यही नियम लागू होगा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी तो लो प्रेशर से हवाएं ऊपर उठ जाती है और फिर एक सर्कल पूरा करती है। तो ये थे तीन सेल, हेडली, फेरल और पोलर। और तीन पवन है, व्यापारिक पवन है, पछुआ पवन है और ध्रुवी पवन। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिटेल करेंगे हम व्यापारिक पवनों का, क्या विशेषता है व्यापारिक पवन की। तो सबसे पहले यहां पर हेडिंग पड़ी हुई है व्यापारिक पवन। ट्रेड विंड किसे कहते हैं, वैसे मैंने इसके बारे में बता ही दिया था आपको, ये कहाँ चलती क्या चलती, फिर भी जो क्वेश्चन कुछ नहीं कवर हो पा रहा है। तो व्यापारिक पवन है, इनकी उत्पत्ति भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के समीप दोनों गोलार्धों में, यानी नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है। ये एक दूसरे की विपरीत दिशा से आ रही हैं और यह पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवेश करती है। ध्यान रखना, किसी भी महाद्वीप में व्यापारिक पवन किधर से किधर की ओर प्रवेश करते हैं, तो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवेश करते हैं, ये हमें पता चला है। अब आप किसी भी डायग्राम को उठा लीजिए, आपको इस डायग्राम से माध्यम से
क्लियर भी हो जाएगा। वैसे हम समझ रहे थे कि व्यापारिक पवनों की कंडीशन कैसे रहती है। अब यहाँ पर जैसे ट्रेड विंड्स को लिखा है, इसको और थोड़ा डीपली देखेंगे इस डायग्राम के माध्यम से, थोड़ा सा आपको और क्लियर दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए ये इस डायग्राम में व्यापारिक पवन, मैंने कहा ये भूमध्य रेखा है, इक्वेटर कहते हैं हम जिसको, और थोड़ा सा तरीके से देखते हैं तो ये ट्रेड विंड है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, ये व्यापारिक पवन आई, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आ रही है और भूमध्य रेखा के करीब की तरफ आ रही है। और ऐसे ही यहाँ पर देखोगे ना, ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है, इनकी ये आप पूरब से पश्चिम की ओर रही है हमेशा, यानी ईस्ट टू वेस्ट जा रही है व्यापारिक पवन, और इसका नाम है एन नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड NETW और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। बहुत प्रभाव है इनके, और विश्व के मौसम में या भारत के मौसम में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इनकी वजह से। इसकी वजह से हर महाद्वीप के पूर्वी भाग उपजाऊ हैं, और भूमध्य रेखा पर व्यापारिक पवनें चलती हैं जो व्यापार करने में मदद करती हैं, बहुत सारे काम इनके पर। तो इसको हम समझ रहे थे कि व्यापारिक पवनें, और क्लियर देख लिया हमने, व्यापारिक पवनें पूरब से पश्चिम की ओर आती हैं और हमेशा भूमध्य रेखा से दोनों गोलार्ध में भूमध्य रेखा की ओर आती है। अच्छा, और क्या प्रश्न बने हैं? इसी डायग्राम को हमने रफ स्केच के माध्यम से दिखा रखा है। ये देखिए, रफ स्केच के माध्यम से अगर देखेंगे तो भूमध्य रेखा पर सरल तरीके से हमने भूमध्य रेखा पर दिखा रखा है इन व्यापारिक पवनों को। ऐसे हमने इसे 0 डिग्री माना है, तो 0 डिग्री पर सरल तरीके से ऐसे दिखा दिया हमने। ये व्यापारिक पवन आए, चीज़ वही है, आप उसे कैसे भी समझेंगे तो ये लगेगा कि हाँ व्यापारिक पवन ऐसे आ रही है। देखिए, इसे ट्रेड विंड कहते हैं, व्यापार करने के काम। इसके अपोजिट डायरेक्शन में देखोगे तो ये पछुआ पवन है, देखिए पश्चिम से पूरब की ओर जाने वाले, ये पछुआ पवन है ये। और इसके अपोजिट, इसी के अपोजिट डायरेक्शन में आगे ध्रुव पोलर विंड है, मतलब पोलर विंड और ध्रुव पछुआ पवन एक दूसरे से मिल जाती हैं, ये तय है। ये देखिए पोलर विंड, ये एक दूसरे से मिलती हैं, इसी की वजह से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। जो टेम्परेट जोन में साइक्लोन बनता है, इसी की वजह से ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात किसकी वजह से बनता है? शीतोष्ण कटिबंधीय या टेम्परेट जोन में जो साइक्लोन बनता है किसकी वजह से बनता है? अगर पूछता है तो आप कहेंगे पछुआ पवन और ध्रुवीय पवनों के मिलने से, मतलब उनको उस प्रोसेस को आगे बढ़ाता है ये दोनों पवन है। तो ये था इसका पूरा डिटेल। चलिए एक बार इसकी वजह से क्या क्या कंडीशन आ सकती है व्यापारिक पवनों की वजह से, तो एक बार इसके लिए डोलड्रम, एक शब्द आया है डोलड्रम। भूगोल की भाषा में डोलड्रम अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज़ है या पार्ट है, वो कहीं ना कहीं व्यापारिक पवनों से जुड़ा हुआ है डोलड्रम। वैसे इस डायग्राम में समझना डोलड्रम को बहुत टफ है। एक सरल भाषा में कहें हम कि डोलड्रम लिखा क्या है? भूमध्य रेखा से जब दोनों व्यापारिक पवनें वायुमंडल में उठती हैं तो उनके नीचे का हवा शून्य क्षेत्र डोलड्रम या शांत वायुपेटी कहलाता है। भूगोल की लैंग्वेज में हमने कहा था कि जब भूमध्य रेखा, ये देखिए भूमध्य रेखा इक्वेटर, जब भूमध्य रेखा से व्यापारिक पवन ऊपर उठ जाती, देखिए हमने माना भूमध्य रेखा ये है, इससे एक व्यापारिक पवन ऊपर उठ गई ये, और एक नॉर्थ ईस्ट से, ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड थी, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, और ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड थी। दो व्यापारिक पवन थी, हमने कहा 0 डिग्री के आसपास से जब हवाएं ऊपर उठ जाती है हवा में, और ये वायुमंडल में मिल जाते हैं। भूमध्य रेखा से जब दोनों व्यापारिक पवनें हवा में ऊपर उठ जाती हैं, क्यों उठ जाती है? क्योंकि भूमध्य रेखा पर यानी इक्वेटर पर तापमान बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से प्रेशर यानी दाब कम होता है। दाब कम होता है तो वायु में हवाएं ऊपर उठेंगी, जो कहीं ना कहीं मिल जाती है। जहां वो मिलती है ना, इसे ITCZ कहते हैं, ITCZ ज्योग्राफी की लैंग्वेज में, ये भी इसका पार्ट है। लेकिन वो जहां से उठती हैं, यानी 0 डिग्री के आसपास से जहां वो उठी हैं, जब हवाएं ऊपर उठ जाएंगी तो जहां से उठ रही है वहां का हवा शून्य क्षेत्र डोलड्रम कहलाता है। ये है डोलड्रम, है शांत वायुपेटी कहते हैं, ये है डोलड्रम। अब डेफिनेशन आप कितनी भी टफ दे दे तो आप समझ सकते हैं कि भूमध्य रेखा के आसपास का वह हवा शून्य क्षेत्र जहां से व्यापारिक पवनें वायुमंडल में उठ जाती हैं और ITCZ का निर्माण करती हैं, और वह हवा शून्य क्षेत्र डोलड्रम कहलाता है। बस बात खत्म। यानी भूमध्य रेखा के आसपास हवा शून्य क्षेत्र डोलड्रम कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहां से व्यापारिक पवनें ऊपर उठ जाती हैं। जहां उड़ती हैं उसे तो ITCZ कहते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, और जहां से उठती हैं भूमध्य रेखा के इस आसपास का वह क्षेत्र डोलड्रम है। बस यही बात इसमें समझा रखी है कि डोलड्रम क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डोलड्रम के अलावा ITCZ की बात करते हैं। वैसे तो आप समझ में आ गया आपकी ITCZ क्या है, कि भूमध्य रेखा के वायुमंडल का वह क्षेत्र जहां पर व्यापारिक पवनें मिलती हैं, ITCZ। डेफिनेशन बहुत टफ है, मतलब डेफिनेशन के तरीके टफ हैं। जब दोनों व्यापारिक पवनें विषुवतीय निम्न दाब
से ऊपर उठकर वायुमंडल में मिलती है तो इस क्षेत्र को ITCZ कहते हैं। एक हल्का सा डायग्राम देने की कोशिश हुई है, जैसे 0 डिग्री ये था, मैंने कहा कि यहाँ से व्यापारिक पवनें ऊपर उठ गई। देखिए व्यापारिक पवनें ऊपर उठ गई, क्यों उठती है? क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर हाई है और प्रेशर लो है। और जब वो ये NETW लिखा हुआ है यहाँ, NETW यानी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, और यहाँ पर लिखा है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। ये जहाँ से वो व्यापार, ये 0 डिग्री है भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र, जहाँ से व्यापारिक पवनें ऊपर उठ गई, ये तो ITCZ कहलाया, ITCZ। इसे अंतर उष्ण अभिसरण क्षेत्र कहते हैं या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन कहते हैं। इंटर ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल मतलब उष्ण कटिबंध क्षेत्र, कन्वर्जन जोन ये एक ऐसा जोन है जहां पर हवा रहती नहीं है। अच्छा, जहां पर दोनों हवाएं मिल जाती हैं और यहीं पर कंडेंसेशन होता है, संघनन की प्रक्रिया होती है और बारिश होती है, बादल बनते हैं। और जहां से हवाएं ऊपर उड़ गई थी, ये डोलड्रम था। ये ऐसा लगता है कि डोलड्रम और ITCZ एक ही प्रक्रिया के परिणाम है। जहां से हवाएं ऊपर उठी वो डोलड्रम, और जहां वो मिल गई वो ITCZ, बस बात खत्म हुई। इसी चीज को कई तरीके से यहां पर समझाया गया है। तो हमने माना कि भूमध्य रेखा के आसपास उच्च ताप और निम्न दाब होने के कारण व्यापारिक पवनें वायुमंडल में उठ जाती हैं। जहां वो उठ जाती हैं और मिल जाती हैं उसे ITCZ कहते हैं, और जहां से ऊपर उठ जाती है उसे डोलड्रम कहते हैं। और इस डायग्राम की मदद से समझाया हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और क्या क्या इसमें है खास पार्ट व्यापारिक पवनों की वजह से। एक यहाँ पर आपने पहले से भी पढ़ा होगा जियोग्राफी में, अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है इसे। हॉर्स लैटिट्यूड मतलब ज्योग्राफी की लैंग्वेज में तो ये मानते हैं कि नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर जहां पर भी है, लगभग 30 to 35 डिग्री नॉर्थ साउथ, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाने वाली एक उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, मतलब सब ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है एक हिसाब से। तो 30 से 35 डिग्री नॉर्थ साउथ को सीधा हॉर्स लैटिट्यूड कह सकते हो आप। लेकिन फिर भी वो वहां पर रहेगा, टेम्परेचर कैसा रहेगा? थोड़ा ट्रॉपिकल नहीं रहेगा, सब ट्रॉपिकल रहेगा। बहुत ज्यादा उष्ण कटिबंधी नहीं बल्कि उपोष्ण कटिबंधी, उच्च हाई टेम्परेचर रहेगा, लेकिन हाई प्रेशर रहेगा। टेम्परेचर कम हो जाएगा, प्रेशर हाई हो जाएगा वहां पर, वो क्षेत्र है। और वहां पर पछुआ और व्यापारिक पवनों की पेटियों के बीच एक स्थित होने के कारण हवा कम हो जाती है, मतलब शांत चलती है। तो ऐसी स्थिति में जब पहले के लोग इन व्यापारिक पवनों की मदद से व्यापार करते थे तो हवाएं शांत हो जाती थी। तो जो शिप के माध्यम से या नाव के माध्यम से घोड़ों को अरब सागर या अरब से भारत की ओर लाया जाता था या एशिया महाद्वीप की ओर लाया जाता था, उन घोड़ों को समुद्र में फेंकना पड़ता था। तभी शब्द आया अश्व अक्षांश। मतलब डेफिनेशन तो बहुत ईजी है कि दोनों गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री नॉर्थ साउथ अक्षांश को अश्व अक्षांश कहते हैं। अश्व शब्द क्यों पड़ा? ताकि पश्चिम से पूर्वी देशों की ओर व्यापार करते हुए हवा कम चलने के कारण इन अक्षांश में घोड़ों को समुद्र में फेंकना पड़ता था, इसलिए लोग इसे अश्व अक्षांश कहते थे। लेकिन हमारी ज्योग्राफी के अनुसार डेफिनेशन है सीधा कि दोनों गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री नॉर्थ साउथ अक्षांश लैटिट्यूड को अश्व अक्षांश कहते हैं। और इसके लिए अलग से एक डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया है कि अश्व अक्षांश कहाँ देखने को मिलेंगे। जो ये ब्लू कलर दिखा रहा है डार्क, इन क्षेत्रों में मिलते हैं दोनों गोलार्ध में, नॉर्थ एंड साउथ कह रहा है। इन क्षेत्रों में अश्व अक्षांश दिखाई देंगे आप। नॉर्दर्न हॉर्स लैटिट्यूड ये लिखा हुआ भी है, और साउदर्न हॉर्स लैटिट्यूड, तो ये अश्व अक्षांश है, अश्व अक्षांश। तो एक लाइन में डेफिनेशन मिली कि 30 से 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, इसको ही अश्व अक्षांश कहते हैं बस। और यहां पर क्या हो जाता है, क्योंकि यहां पर कह रहा है कि हाई प्रेशर हो जाता है और लो टेम्परेचर हो जाता है और सब ट्रॉपिकल जोन बन जाता है। इसकी वजह से हवाएं प्रॉपर नहीं चल पाती, कभी कभी हवाएं नहीं चलने की वजह से ये क्षेत्र शांत क्षेत्र बन जाता है, और इसलिए समुद्र को घोड़ों को समुद्र में फेंकना पड़ता था, और इसलिए नाम से पड़ गया अश्व अक्षांश। चलिए एक और यहां पर दिखाई दे रहा है, सेकंड दूसरे प्रकार की पवन है। आप ये पूरे व्यापारिक पवनों से ही प्रश्न थे। हमने कहा ना परमानेंट विंड 3 टाइप की है, ट्रेड विंड, पछुआ और ध्रुवी। तो पछुआ पवन किसे कहते हैं? हम लोग हमारी सामान्य भाषा में, बोलचाल की भाषा में हम लोग पछुआ शब्द यूज करते हैं। वेस्टर्लीज या वेस्टर्न विंड यानी पश्चिम से आने वाली। देखते कहाँ बहती है? दोनों गोलार्धों में 30-35 से लेकर 60-65, मतलब हॉर्स लैटिट्यूड से ऊपर की ओर 30-35 से लेकर 30-35 नॉर्थ साउथ से लेकर 60-65 नॉर्थ साउथ तक पश्चिम से पूरब की ओर चलने वाली पवनों को पछुआ कहा जाता है।
तो ये 30-35 से लेकर 60-65 के बीच चलती, ध्यान रखना। और चलती कहां से? पश्चिम से पूरब की ओर चलती, तभी नाम पछुआ पड़ा हुआ है। और क्या विशेषता है? उत्तरी गोलार्ध में यानी स्थल अधिक होने के कारण, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत सारे कंटिनेंट है तो वहाँ लैंड एरिया ज़्यादा है, वहाँ पछुआ पवनों की गति धीमी हो जाती है, क्योंकि जो लैंड या कंटिनेंट है वो पवनों को रोक देता है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जल अधिक होने के कारण वहाँ जल राशि अधिक है, तो कारण उनकी गति तीव्र होती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती कहा जा रहा है। तो इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों को ना अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो कुल मिला के पछुआ पवनें 30-35 से लेकर 60-65 नॉर्थ साउथ दोनों गोलार्ध में बहती है, लेकिन इनकी स्पीड दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा होती कह रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जल राशि ज़्यादा है। उत्तरी गोलार्ध में लैंड एरिया ज़्यादा होने की वजह से या महाद्वीप ज़्यादा होने की वजह से उनमें रुकावट आती है उनके बहने में, और दक्षिण में ये आसानी से बहती है और अलग अलग नामों से जानी जाती है। जैसे 30 से 35 डिग्री नॉर्थ साउथ में अगर ये बहेंगी तो इसे गरजती चालीसा कहा जाता है। 40 से 50 डिग्री साउथ में बहेंगी तो प्रचंड पचासा और तेज गति की, और 50 से 60 बहेंगी तो चीखती शाटा, ये इनके नाम है। तो अगर इस टाइप का प्रश्न बनता है गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखती शाटा क्या है, तो ये वेस्टर्न या वेस्टर्लीज के नाम है, वो भी केवल दक्षिणी गोलार्ध में। इस डायग्राम को अगर हम थोड़ा सा डीप करें, इसमें इसको कैसे देखा जाए, मैंने कहा ना उत्तर दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी में तो हमें इसको समझना मुश्किल होता है, लेकिन दक्षिणी में हम इसे समझ लेते हैं आसानी से। और उत्तरी गोलार्ध में लैंड एरिया ज़्यादा है। देखो उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे तो यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये ग्रीनलैंड है और कनाडा है, यूरोप का पूरा भाग है, साइबेरिया वगैरह है, और अफ्रीका का थोड़ा हिस्सा, ये भूमध्य सागर, सब उत्तरी गोलार्ध में है। लेकिन दक्षिण में ये दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका का पोर्शन और थोड़ा सा ये ऑस्ट्रेलिया का पोर्शन ये है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ अलग अलग नामों से जाना जाता है इन्हें। और यहाँ पछुआ पवनों की स्पीड सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो इन क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। इसलिए इन्हें चीखती, इन्हें गरजती चालीसा, अगर 30 से 40 है तो गरजती चालीसा, यहीं पड़े हैं इनके नाम है गरजती चालीसा। 30 से 40 डिग्री में अगर प्रॉपर तरीके से बह रही है तो, और 50 से 60 या 40 से 50 बह रही है तो प्रचंड पचासा, प्रचंड पचासा, और 50 से 60 बह रही है तो चीखती साठा, चीखती साठा, ये इनके नाम है। तो ये पछुआ पवन के दक्षिणी गोलार्ध में नाम है। केवल उत्तर में इनकी स्पीड कम होती है। अगर स्पीड कम कहाँ होती है तो यहाँ उत्तरी गोलार्ध में होती है, यहाँ स्पीड ज़्यादा होती है। पूछ दिए अगर पछुआ पवन की गति किस गोलार्ध में ज़्यादा होगी तो दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा होगी। क्लियर हो गया होगा? क्यों? क्योंकि वहाँ पर जल राशि ज़्यादा है और जल में स्पीड ज़्यादा हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका थर्ड है पोलर विंड, ध्रुवी पवन है, ध्रुवों पर बहने वाली पोलर विंड। तीसरा इसका टाइप आया पोलर विंड, यानी ध्रुवों पर बहने वाले पवन हमेशा ठंडी होगी। जब ठंडी पवन है तो वो निम्न अक्षांश की ओर बैठेगी। और एक कंडीशन विंड में ये जरूर है कि गर्म पवनें हमेशा ऊपर उठती हैं और ठंडी पवनें हमेशा नीचे बैठती हैं। इसलिए भूमध्य रेखा के आसपास चलने वाली पवनें हमेशा ऊपर उठेंगी और ध्रुवों पर चलने वाली पवनें हमेशा नीचे बैठेंगी। तो क्या विशेषता है इनकी एक बार देख लेते हैं। ध्रुवी पवनें दोनों गोलार्ध में उच्च अक्षांशों से, हाई एल्टीट्यूड से निम्न अक्षांशों यानी 0 डिग्री की ओर बहती हैं वाली पवन। ठीक है, मैंने कहा वहाँ टेम्परेचर बहुत कम है तो पवन ठंडी हो जाती है, तो निम्न अक्षांश यानी 0 डिग्री की ओर बहने लग जाती है। और क्या विशेषता है, ध्रुवी पवनें ध्रुवों से आने के कारण ठंडी होती, स्वाभाविक है, तथा पछुआ पवनों से मिलकर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का विकास करती है। मैंने कहा ना, क्योंकि ये टेम्परेट जोन में जो साइक्लोन उत्पन्न होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जिसे कहते हैं, उसके विकास में हेल्प करते हैं। किसके साथ मिलकर? पछुआ के साथ, क्योंकि ऊपर से आ रही हैं और पछुआ नीचे से जा रही है, तो आपस में मिल गई तो इनकी स्पीड, यहाँ से साइक्लोन बनता है और वाताग्र की कंडीशन बनती है, तो उसकी स्पीड धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है और बहुत दूर तक पहुंचा देती है उसे। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के विकास में मदद करने का मतलब है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो भूमध्य रेखा पर बना है या उसका निर्माण हुआ है, वो एशिया महाद्वीप तक पहुंच जाएगा, यानी सुदूरवर्ती क्षेत्र तक पहुंच जाएगा। ये योगदान है ध्रुवी पवनों का। अच्छा, उत्तरी अमेरिका के रॉकीज पर्वत की बात करें, जैसे हम लोग रॉकीज पर्वत के पूर्वी भागों में इन ठंडी हवाओं के कारण काफी ठंडा होता है और अतः इन पवनों को अमेरिका में ब्लिजार्ड कहते हैं। वैसे तो ब्लिजार्ड लोकल विंड भी आता है इसका नाम, लेकिन वो एक्चुअल में होती है ध्रुवी पवनें। तो रॉकीज पर्वत के पूर्वी भागों में चलने वाली जो ठंडी पवनें हैं, मतलब ध्रुवी पवनें, उन्हें ब्लिजार्ड कहते हैं। तथा कभी कभी तो ध्रुवी पवनें अमेरिका के दक्षिणी मैक्सिको तक पहुंच जाती हैं, मैक्सिको की खाड़ी तक, गल्फ ऑफ मैक्सिको तक। तो जब नीचे तक पहुंच जाती है उन्हें नॉर्दर कहा जाता है। तो कुल मिला के अमेरिका महाद्वीप में या उत्तरी अमेरिका में
जो ध्रुवी पवन है, पोलर विंड हैं, उन्हें ब्लिजार्ड भी कहते हैं जब वो रॉकीज पर्वत के पूरी भागों में बहती हैं, और जब वो और मैक्सिको की खाड़ी तक पहुंचती है उन्हें ही नॉर्दर कहा जाता है। तो ब्लिजार्ड और नॉर्दर लोकल विंड का भी क्वेश्चन है, ये लोकल विंड भी कहलाते हैं, लेकिन एक्चुअली ये है ध्रुवी पवन है। और जब ठंडे होकर नीचे की ओर बैठने लगती हैं तो या तो रॉकीज पर्वत की पूरी ढालों पर आ जाती है या आते आते मैक्सिको तक पहुंच जाती हैं। बस ये था हमारा पवन। तो यहां पर आप एक बार देख भी सकते हैं, जैसे हमने कहा था कि पोलर विंड, ये पोलर है, ध्रुवी पवन ऐसे आ रही होती है ध्रुवों से, नॉर्थ पोल से आ रही, और यहां से ये जा रही होती है आपकी पछुआ पवन। ये मिल गई तो इस पोर्शन में जो चक्रवात उत्पन्न हो रहा है, चूंकि ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात या टेम्परेट जोन है, तो यहां पर टेम्परेट जोन से संबंधित चक्रवात होगा, वैसी पवनें चल रही, तो इसकी स्पीड में या इसके विकास में मदद करती है। तो ये था पछुआ पवन। और कुल मिला के स्थायी पवन 3 प्रकार की थी, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवी पवन। तो सबके क्या योगदान थे ये पढ़ा हमने, उसका क्या उपयोग था ये भी पढ़ लिया, और फिर उसके अलावा डोल्ड्रम क्या होता है, अश्व अक्षांश क्या होता है, और ITCZ क्या होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, इसको भी समझने का प्रयास किया हमने। इसी का जो सेकंड पार्ट है वो है लोकल विंड, स्थायी पवन है। और लोकल विंड भी 2 टाइप की होती है, गर्म पवन और ठंडी पवन। और इस टॉपिक को हम यहां पर कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में एक बहुत बड़ा है, हम इसे मैप के थ्रू कवर करने का प्रयास करेंगे। और कौन सी पवन कहाँ चलती है, क्योंकि हर एग्जाम में उत्तराखंड से संबंधित जो भी एग्जाम पूछा है, कहीं ना कहीं उसमें एक क्वेश्चन जरूर आया है कि कौन सी लोकल विंड कहाँ चलती है, कहाँ गर्म चलती है, कहाँ पवन ठंडी चलती है। इस टॉपिक को हम इसी के नेक्स्ट पार्ट में कवर करने जा रहे हैं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हुई। जय हिंद, जय उत्तराखंड।